हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो एसके मापा सीरीज चल रही थी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। ये जो बुक है 9th एडिशन, इसको हम एज इट इज समझने की कोशिश कर रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं और चैप्टर 8 का पेज नंबर 256 पर हम पहुंच चुके थे। और मैं आपको ये दिखा देता हूं कौन सा है चैप्टर 8। चैप्टर 8 कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये 251 पेज नंबर से हम यहां से शुरू कर दिया था हमने। ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं इसके और 256 नंबर पेज तक हम पहुंच चुके थे। ठीक है, इससे पहले का हमने क्लियर कर लिया है। अब ये देखते हैं यहाँ पर ये थ्योरम, ये जो वर्कड एग्जांपल है, ये किस तरह से फ्रेम किया हुआ है, क्या है इसके अंदर, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है। इसको पूरे को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जो जो भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये सारी थ्योरम करने के बाद में आपका कॉन्टिन्यूटी फॉर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इससे पहले पहले। ठीक है, यहां तक हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान से, आपके पास अगर बुक है तो खोल करके बैठ जाइए और रिलेट करते रहिए। और अगर समझना है आपको तो पेंसिल से अपनी बुक में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है एक फंक्शन जो आपका आर से आर में डिफाइन है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है कौन सी कंडीशन को? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर उसमें एज एन इनपुट देते हैं हम, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, दोनों फंक्शंस अपने अलग अलग इनपुट को लेकर के प्रोडक्ट में आ जाएंगे। इस तरह से ये फंक्शन आपका डिफाइन है फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। जीरो पर आपका फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी सी बिलोंगिंग टू आर। ये हमें प्रूव करना है। आपका जो फंक्शन है ये हर सी के ऊपर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। हर सी जो कि रियल नंबर से लिया जा रहा है, मतलब पूरे रियल नंबर्स के लिए, हर रियल नंबर के लिए ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। देखो, इसके ऊपर ना इस क्वेश्चन को बदल करके अलग तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। अभी इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या कहा है? डिड्यूस दैट, ये निकाल करके लाइए जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, डिडक्शन कीजिए इस चीज का। दैट आइदर आपका जो फंक्शन है वो या तो जीरो फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, सभी रियल नंबर के लिए या तो जीरो फंक्शन है, या फिर ये फंक्शन है आपका ए पावर एक्स टाइप का, ए पावर एक्स टाइप का फंक्शन है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, एंड ए यहां पर क्या है? ए इज सम पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब अगर आप ए को फिक्स करके, ए को आप कोई भी रियल नंबर लेकर के, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेकर के अगर उसकी पावर x रख दो, यानी कि उसकी पावर रियल नंबर में कुछ भी रख दो, तो इस टाइप का एक जो फंक्शन मिलेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या तो वो फंक्शन होगा ये, या ये जीरो फंक्शन होगा। इन दोनों में से एक फंक्शन होना चाहिए। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बहुत ही शानदार ये प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ भी शानदार है और ये क्वेश्चन भी शानदार है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, हम ठीक वैसे ही समझते हुए चलेंगे। अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो फिर मैं अलग से ऐड ऑन करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंस एफ इज, कहां गायब हो गया? चल के नहीं रहा। हाँ, सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, जीरो पर तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है? कॉन्टिन्यूटी कहती है कि भाई आपका फंक्शन ये जीरो है, जीरो के पास में आप राइट साइड से जा रहे हो, तो जीरो प्लस एच से लेकर के आप जीरो को जा रहे हो। जीरो प्लस एच से जीरो को जाना मतलब एच को जीरो टेंड करवा देना। भाई ये आपका जीरो है, इसमें समझ लो, इसमें इसमें बता देता हूं। देखो, ये आपका जीरो है, यहां पे ये पॉइंट है कोई जीरो प्लस एच। एच आपका जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। जस्ट पॉजिटिव का मतलब आप जीरो के बहुत ही नजदीक ले रहे हो कोई कोई रियल नंबर। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपने ले लिया वन।
तो 0+h से जब आप 0 की तरफ जाओगे, इसको कहने का एक तरीका ये भी तो है ना कि आप h को ही 0 टेंड करवा दो। मतलब 0+h को आप 0 के पास लेकर के जाओगे, जब कब जाएगा, जब आप 0 के बिल्कुल नजदीक कब जाओगे, जब आप h को ही 0 टेंड करवा दोगे। मतलब राइट साइड में आप बिल्कुल ही अपनी जो दूरी है वो कम कर दोगे, तो ये जो पॉइंट है ये खिसक करके कहाँ आ जाएगा, 0 के पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम अगर f ऑफ 0+h में h को 0 टेंड करवा देते हैं तो हमें f ऑफ 0 मिलना चाहिए। अगर आपका f कॉन्टिन्यूअस है एट 0, आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट 0, ठीक है। ये रहा f इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। ओके, तो f ऑफ 0+h लिमिट h टेंडिंग टू 0 आपको f ऑफ 0 के इक्वल मिलना चाहिए, ऑब्वियस बात है ये। ओके, नाउ दिस गिव्स व्हाट, ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं हमारी गिवन कंडीशन के साथ। गिवन कंडीशन क्या है हमारी, गिवन कंडीशन है कि f के अंदर अगर आप इनपुट में दो इनपुट का सम रखते हो, दो इनपुट को ऐड करके रखते हो, तो आउटपुट में फंक्शन जो है अलग अलग इनपुट लेकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अलग अलग इनपुट लेकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम यहां पे करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट अभी हमारा एक टारगेट और है। क्या टारगेट है, देखो आपने f को कॉन्टिन्यूअस बता दिया, आपने f को कॉन्टिन्यूअस बता दिया एट 0। अब आपका टारगेट है f कॉन्टिन्यूअस है एट c बिलोंगिंग टू रियल नंबर। एवरी c जितने भी रियल नंबर है ना, उन सभी रियल नंबर्स पर आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो भाई 0 पर कॉन्टिन्यूटी आपने बताई, तो कैसे बताई थी 0 पर कॉन्टिन्यूटी, आपने बताया था 0+h और h टेंडिंग टू 0 पर आपको f ऑफ 0 मिल गया। अगर यहां पर हमें c पर कॉन्टिन्यूटी बतानी है और c को रियल नंबर से रेंडमली हमें उठाना है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ c+h, यानी कि c के दाएं ओर से हम आते हैं और h को हम 0 टेंड करवा देते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली लिमिट लिखना होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c+h मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ c। If this is true, then I can say it implies that f is continuous at c belonging to real number। c रैंडम था इसलिए हमने पूरे रियल नंबर पे बता दिया, ठीक है। तो ऐसा हमें अभी करना है। ऐसा करने के लिए हम क्या बोलते हैं यहां पे, देखो दिस गिव्स, भाई आप f ऑफ 0+h अंदर है, अच्छा ठीक है, इसको आप ना क्या करो, 0 पर अलग से डिफाइन कर लो और h पर अलग से डिफाइन कर लो, ठीक है। क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, कि आपका जो फंक्शन है ना वो अलग अलग करके डिफाइन किया जा सकता है प्लस में ही, और यहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन में पूछ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग जब आप प्लस में डिफाइन करते हो इसको, तो भाई इसको आगे जब आप सोल्व करोगे तो f ऑफ 0 के लिमिट लग गई h टेंडिंग टू 0, तो ये तो क्या बन गया, ये तो f ऑफ 0 ही रह जाएगा, और प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा f ऑफ 0 के, ये इक्वल है ना f ऑफ 0 के, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रीवियस रिजल्ट जो हमने पिछला इसमें केस, पिछला जो इसमें हमने एग्जांपल देखा था उसकी वजह से, ठीक है यहां तक। अब यहां से f ऑफ 0 से f ऑफ 0 यहां से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हम यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h इज इक्वल टू 0, f ऑफ h इज इक्वल टू 0, ये हम यहां से इंप्लाई कर सकते हैं। ये वाली चीज जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये वाली चीज इंप्लाई हो गई यहां से, ओके। नाउ लेट c बिलोंगिंग टू रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है, ओके। अब हम c को
सी के थोड़ा सा आगे जाकर के वापस सी पे आते हैं, मतलब सी प्लस एच करते हैं एंड देन एच को जीरो पर टेंड करवाते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि हमें एफ को सी पर कॉन्टिन्यूअस बताना है, और सी जब आपका रैंडमली लिया गया है तो वो पूरे के पूरे रियल नंबर पर ही कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पूरे के पूरे रियल नंबर पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। देखो, देन लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है भाई, अब सी प्लस एच को हमने एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ एच करके लिख दिया बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियसली जो हमने प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां से एफ ऑफ सी की जो लिमिट है, यहां पर जो लिमिट निकालेंगे हम एच टेंडिंग टू जीरो, तो वो तो एफ ऑफ सी ही रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे तो एच है ही नहीं इनपुट में, तो वो तो एच ही एफ ऑफ सी ही रहने वाली है। बट यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच जो है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म आपने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो ये टर्म कहाँ चली गई? जीरो को, ये जीरो के इक्वल हो गई। तो ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला? फाइनल रिजल्ट हमें मिला एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? हमने यहां से निकाल लिया कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। और जब हम राइट साइड से सी पर पहुंच गए, सी पर पहुंच गए, जब हम इनपुट में इनपुट में एच को जीरो पहुंचाया हमने, तो हमारा जो फंक्शन है वो भी एफ ऑफ सी पर पहुंच गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अब सी जो है वो रैंडमली लिया गया था, सी जो है वो क्या किया गया था? रैंडमली लिया था हमने रियल नंबर से। सी को रैंडम लिया था, आर्बिट्रेरी लिया था हमने, तो ये पूरे रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। दिस प्रूव दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए सी। ठीक है, since c is arbitrary, f is continuous at every c in r, every c in r। अब देखो, अब हमें जो कंडीशन दी हुई थी उस कंडीशन का यहां पर यूज करना है। टेकिंग x एंड y बोथ इक्वल टू जीरो। अब यहां तक जो है ना, यहां तक वो तो आपका जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है, ये वाली यहां तक। अब हमें जो डिडक्शन करना है आगे, उस डिडक्शन के लिए आगे हम जितना भी काम करेंगे वो इस डिडक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, तो डिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो x और y दोनों को ही जीरो मान लेते हैं। x और y दोनों को क्या मान लेते हैं हम? जीरो। जब दोनों को ही हम जीरो मान लेते हैं और हमारे फंक्शन में रखते हैं, तो भाई f ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, तो ये तो सेम ही आ जाने वाला है। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ जीरो कैंसिल आउट हो गया। नहीं नहीं, एक सेकेंड, टू एफ ऑफ जीरो थोड़ी ना होगा, ये तो एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर होगा ना। देखो, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहां पे बना एफ ऑफ जीरो प्लस प्लस नहीं माइनस एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एफ ऑफ जीरो आप कॉमन ले लेते हो, एफ ऑफ जीरो आपने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बना? यहां से बना वन माइनस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ जीरो या तो आप जीरो ले सकते हो, या आप एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन ले सकते हो। ये दो ही तो पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है ना यहाँ पर। ये दो पॉसिबिलिटी के अलावा आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एफ ऑफ जीरो की होने की। तो यही सेम चीज यहां पर लिखी गई है कि दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जीरो या तो जीरो होगा या एफ ऑफ जीरो क्या होगा? वन होगा। ठीक है, यहां पर दो केस बन जाते हैं। जब आपने x और y दोनों को जीरो लिया, ध्यान से सुनना, जब आपने x और y दोनों को ही जीरो ले लिया, तो आपकी दो संभावनाएं बन करके आती हैं। पहली है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दूसरी है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं केस वन।
भाई केस वन, अगर आप एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो वो क्या पूरे रियल नंबर के लिए अपने जो दी हुई कंडीशन है उसको फुलफिल कर देगा? देखते हैं। फॉर एनी रियल सी, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस जीरो, वी कैन राइट एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। वी कैन राइट कि भाई आपका जो एफ ऑफ सी है वो जीरो के इक्वल ही हमें मिल जा रहा है। तो ये तो केस हमारा सेटिस्फाई हो गया। दस इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कि आपका जो फंक्शन है ना वो या तो जीरो है या ए पावर एक्स टाइप का है। तो एफ ऑफ जीरो यहां पर हमें फंक्शन निकल करके मिल जाता है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ ऑफ जीरो निकल करके आ जाता है। ये देखो निकल करके आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए। ओके, अब एफ ऑफ जीरो अगर वन है तो फिर सारे रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन कैसा बनेगा वो भी हम देखने की कोशिश यहां से करते हैं। देखो, फॉर एनी रियल सी, किसी रियल सी के लिए एफ ऑफ सी को हम एफ ऑफ सी बाई टू प्लस सी बाई टू करके हम लिख सकते हैं, इजंट इट? एफ ऑफ सी बाई टू इंटू सी बाई टू करके हम यहां से लिख सकते हैं। अब जो हमें कंडीशन दी हुई थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अंदर की जो इनपुट है वो अगर प्लस में है तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ सी बाई टू, एफ ऑफ सी बाई टू इंटू एफ ऑफ सी बाई टू। ठीक है, तो इन दोनों का क्या हुआ? स्क्वायर हुआ। और किसी भी, हाँ, और देखो ये जो वैल्यू मिलेगी ये आपको रियल वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। ठीक, अब रियल वैल्यू का स्क्वायर करने पर या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको हमेशा ही एक पॉजिटिव या फिर जीरो नंबर ही तो मिल सकता है ना। या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या फिर जीरो वैल्यू मिलेगी। मतलब ये जो वैल्यू है एफ ऑफ सी बाई टू का होल स्क्वायर, इट कैन बी आइदर जीरो और पॉजिटिव। ओके, ऑल्सो वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, हमने यहां पर एफ ऑफ जीरो को वन माना है। अब एफ ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी लिख, एफ ऑफ सी माइनस सी लिख सकते हैं ना। अब सी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ सी प्लस माइनस सी, इस तरह से करके लिख सकते हैं। अब इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ माइनस सी, ये लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर टू और पहले वाले को दे दिया था हमने इक्वेशन नंबर वन। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इट फॉलोज दैट कि आपका एफ ऑफ सी जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होगा फॉर ऑल रियल सी इन दिस केस। हर रियल नंबर के लिए आपका जो एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं हो सकती। अब जीरो क्यों नहीं हो सकती उसके पीछे का रीजन अभी आपको समझाते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जीरो क्यों नहीं हो सकती। एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है, एफ के अंदर आप कोई भी इनपुट रखते हो सी और वो इनपुट माइनस में रखते हो, या तो ये इनपुट, ये आउटपुट आपका माइनस होना चाहिए या ये आउटपुट आपका माइनस होना चाहिए फाइनल आउटपुट को माइनस बताने के लिए। ठीक है, आप एफ ऑफ सी जो है, एफ ऑफ सी, उसको आप सी बाई टू और सी बाई टू पे तोड़ दिया आपने और यहां से सी बाई टू का, एफ ऑफ सी बाई टू का स्क्वायर कर दिया। यहां से पता चला कि आप या तो जीरो ले सकते हो या जीरो से बड़ा ले सकते हो। ठीक है, यहां से तो ये पता चला। और दूसरा क्या पता चला कि आप जो है एफ ऑफ सी की वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ माइनस सी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका वन के इक्वल आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ना तो एफ ऑफ सी जीरो हो सकता है, ना ही आपका एफ ऑफ माइनस सी जीरो हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो गई तो आपको आउटपुट में यहां पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वन नहीं मिल पाएगा।
1 नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने यहां पर बोला कि एफ ऑफ सी की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली जीरो ही, वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होगी। स्ट्रिक्टली क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां से हमने बोल दिया कि एफ ऑफ सी मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर से एन। एक्स को आपने एक पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया। एक्स को क्या बोला आपने? पॉजिटिव इंटीजर। देन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब आपका नेचुरल नंबर से लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि x जो है वो आपका आ रहा है नेचुरल नंबर से। x को आप n बोल रहे हो, n जो कि आपका आ रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, x भी पॉजिटिव इंटीजर से n। तो आप f ऑफ x करोगे। अब मुझे ये बताओ कि x को n ले रहे हो आप, n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को आप अगर n की वैल्यू अगर आप 5 लेते हो तो 5 को आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके 5 टाइम्स स्प्लिट कर सकते हो। अगर n की वैल्यू आप 7 लेते हो तो 7 को 1 प्लस 1 प्लस 1 7 टाइम्स स्प्लिट कर सकते हो। कुछ भी आप नेचुरल नंबर लेते हो तो उस नेचुरल नंबर को उसी नेचुरल नंबर टाइम्स 1 को ऐड करके गेट किया जा सकता है। मतलब आप अगर n फैक्टर्स, देखो n नेचुरल नंबर लेना है आपको, n एक नेचुरल नंबर है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 को n टाइम्स अगर हम ऐड करते हैं तो वो नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दी हुई थी, हमें जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई है, जो फंक्शन कंडीशन अप्लाई, फंक्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, वो क्या है? x प्लस वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बन जा रहा है। मतलब अंदर वाले इनपुट अगर प्लस में है तो बाहर जाकर के वो आउटपुट में उनका जो आउटपुट है वो क्या हो जा रहा है? प्रोडक्ट में बाहर निकल जा रहा है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इन सबको हम अलग अलग करके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट कितने टाइम्स होगा? ये n फैक्टर्स होंगे ना भाई, इनके n टाइम्स ही तो होगा। ये प्रोडक्ट कितने टाइम होगा? n टाइम्स। अब f ऑफ 1 को हम f ऑफ 1 को हम n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के हमें क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स मिलता है। तो क्या हम एफ ऑफ 1 की पावर n नहीं लगा सकते क्या डायरेक्ट? एफ ऑफ n की पावर 1 n लगा सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां पर आपने एफ ऑफ 1 को n, एफ ऑफ 1 को a मान लिया है। एफ ऑफ 1 को क्या मान लिया है? a मान लिया है। ये जो एफ ऑफ 1 था इसकी पावर हमने n लगाई थी, इसको आप यहां पर a कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, और ये जो a है आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है। a क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, सो इफ f of x is equal to a power x, so f of x is equal to a power x if x be a positive integer। अगर आपने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, किसको? x को। क्या लिया? पॉजिटिव इंटीजर। x को आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया तो आपका फंक्शन किस टाइप का मिलेगा? a पावर x टाइप का मिलेगा। अब देखते हैं नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। नेगेटिव इंटीजर आप अगर ले लेते हो, नेगेटिव इंटीजर अगर आप ले लेते हो तो नेगेटिव इंटीजर क्या बन जाएगा? यहां पर f ऑफ माइनस n को आप 1 बाई n किस तरह से बोल पा रहे हो? क्यों बोल पा रहे हो? यहां पर देखो, अब इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है। इस इक्वेशन को समझने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 की मदद लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है? इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि आप जब f ऑफ c को f ऑफ माइनस c से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा? आपको 1 मिलेगा। तो जब आप f ऑफ माइनस सी की वैल्यू निकालते हो तो 1 अपॉन f ऑफ c आपका आंसर यहाँ पर मिल जाने वाला। ओके, तो इसी तरह से आप जब x को नेगेटिव इंटीजर कहते हो माइनस n, x को जब नेगेटिव इंटीजर ले लेते हो c के जगह
तो आप इसको किस तरह से लिख दोगे, एफ ऑफ एन इंटू एफ ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1। ओके, अब एफ ऑफ एन की सॉरी माइनस एन की जब आप वैल्यू निकालते हो तो क्या मिलेगा, 1 ओवर एफ ऑफ एन। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ, एफ ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ एन बाय द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एन जो है, एन एन खुद क्या है अपने आप में, एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है ना, उसके तो माइनस लगाया था हमने। अब पॉजिटिव इंटीजर को अब क्या हमने क्या लिख दिया था, ए पावर एन लिख दिया था, तो ए पावर एन हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, ए पावर एन लिख देंगे। अब ए पावर एन को जब ऊपर लेकर के आए तो ए पावर माइनस एन, अब माइनस एन को ही तो आप यहाँ पर एक्स बोल रहे हो ना, नेगेटिव इंटीजर, माइनस एन को ही तो एक नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हो, तो माइनस एन को नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हो, तो यहाँ पे माइनस एन की जगह पर, माइनस एन की जगह पर आप डायरेक्ट एक्स रख दोगे उठा करके। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो आप डायरेक्ट ए पावर एक्स के इक्वल बता दोगे, जहां पर एक्स जो है आपका नेगेटिव इंटीजर है, डायरेक्ट यहां से बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन फॉलो करती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा अगर एक्स आपका एक इंटीजर मिल जाता है तो। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स के लिए फुलफिल हो गया, जीरो के लिए पहले ही हमने कर दिया था, तो ये पूरे इंटीजर्स के लिए क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ओके, नाउ आगे क्या कह रहा है, आगे हमें रेशनल नंबर के लिए यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत है, रेशनल नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखो, लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर से p ओवर q। अब यहाँ पर जो है ना x, उसको p ओवर q ही आप बोल दे रहे हो, x को क्या बोल दे रहे हो आप, p ओवर q। ठीक है, वेयर p बिलोंगिंग टू z एंड q बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब q को नेचुरल नंबर से ही क्यों लिया जा रहा है, इसका क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था और एक बार फिर से पूछता हूँ। ठीक है, तो इसका रीजन मुझे कमेंट करके बताना कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको नेचुरल नंबर से ही क्यों लिया जा रहा है। यहाँ पे जब हम रैशनल बोलते हैं तो p और q दोनों को ही इंटीजर से लिया जाता है ना, जहां पर q की वैल्यू जीरो नहीं होती, q की वैल्यू जीरो नहीं होती है, बट यहाँ तो q के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि वो तो नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन आप मुझे कमेंट करके बताना। एफ ऑफ पी जब हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई एफ ऑफ पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू को अगर हम क्यू टाइम्स ऐड कर देते हैं तो एफ ऑफ वो सॉरी पी ई ही हमें मिल जाएगा ना। सिंपल सा फंडा है कि p ओवर क्यू प्लस p ओवर क्यू प्लस इस तरह से हम अगर q टाइम्स कर देते हैं तो हमें लास्ट में p ही तो मिल जाने वाला है, बिकॉज q को कॉमन लेके q से q तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे p ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ p ओवर q जो है उसको स्प्लिट करके हम प्रोडक्ट में लिख करके और उसकी पावर में q लगा देंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी। उसको स्प्लिट कर दिया, यहाँ से प्लस में था और प्लस में था, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक कंडीशन दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन ने क्या कंडीशन दी है, क्वेश्चन ने कंडीशन दी है कि प्लस वाले को आप प्रोडक्ट में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, प्लस वाले को आप प्रोडक्ट में स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ से आपने जब स्प्लिट किया तो एफ ऑफ पी ओवर क्यू जो है उनको कितने टाइम्स स्प्लिट किया, क्यू टाइम्स, तो क्यू टाइम्स स्प्लिट किया तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर P जो है ना, P वो क्या है, P आपका यहाँ पर रेशनल इंटीजर है, P आपका इंटीजर है और इंटीजर को आप डायरेक्ट A पावर P के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख सकते हो। हमने अभी जस्ट यहाँ पर इसी लाइन में प्रूव किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये रहा, लिख सकते हैं। और साथ ही f ऑफ
पी ओवर क्यू को आपने क्या बोला था, एक्स बोला था, तो एफ ऑफ एक्स की पावर क्या हो गई यहाँ पर, पी हो गई, वो सॉरी क्यू हो गई, एक्स की एफ ऑफ एक्स की पावर क्या हो गई यहाँ पर, क्यू हो गई। ठीक है, अभी देखो आगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर पी ओवर क्यू इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अब यहां पर दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, वन ओवर क्यू पावर से दोनों तरफ वन ओवर क्यू पावर लगा दी, वन ओवर क्यू मतलब क्यूथ रूट ले लिया इसका, ऐसे बोल सकते, क्या ले लिया, क्यूथ रूट ले लिया, क्यूथ रूट ले लिया तो ए पावर पी ओवर क्यू इज इक्वल टू ए पावर एक्स। ठीक है, ये हमें यहां से मिल गया। सो एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स वो हमारा निकल करके आ गया किसके रूप में, ए पावर एक्स के रूप में निकल करके आ गया। इफ एक्स बी ए रेशनल नंबर, एक्स अगर आपका एक रेशनल नंबर है तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ए पावर एक्स फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, लेट एक्स बी ए इरेशनल नंबर अल्फा। अब देखते हैं कि x अगर एक इरेशनल नंबर है तो ये फंक्शन क्या अपनी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ रेशनल पॉइंट्स xn। अब हम इसको क्या करेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहां से। ठीक है, let us consider a sequence of rational points xn converging to alpha। देखो xn एक सीक्वेंस है वो अल्फा पर कन्वर्ज कर रही हो, और अल्फा क्या है भाई, अल्फा है आपका इरेशनल नंबर, अल्फा है एक इरेशनल नंबर। सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट अल्फा, अगर अल्फा पर f कॉन्टिन्यूअस है तो भाई f ऑफ xn की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ अल्फा के इक्वल ही हो जाएगी, एफ ऑफ अल्फा के क्या हो जाएगी, इक्वल ही हो जाएगी। बट बट लिमिट जब आप निकालते हो एफ ऑफ एक्स एन की, वो लिमिट क्या आनी चाहिए, वो लिमिट आनी चाहिए ए पावर एक्स एन। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि एफ के अंदर जितनी टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या हैं भाई, वो टर्म्स हैं रेशनल पॉइंट्स, और रेशनल पॉइंट्स जो हैं उनको आप ए पावर एक्स करके लिख सकते हो, जो कि अभी जस्ट हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। यहाँ पर देखो ये प्रूफ किया है हमने जस्ट कि आप एक रेशनल एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स को ए पावर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो रेशनल के लिए हम लिख सकते हैं, इरेशनल के लिए हम यहां से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लिमिट एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट ए पावर एक्स एन रिड्यूस कर रहे हैं आप, सिंस एक्स एन इज रेशनल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो एफ ऑफ अल्फा जो है एक सेकेंड, हाँ, तो अब देखते हैं लिमिट ए पावर एक्स एन की, लिमिट जब निकालते हैं ए पावर एक्स एन की तो वो ए पावर अल्फा के ही तो इक्वल आ जाएगी ना, बिकॉज जब आप ए पावर एक्स एन की लिमिट निकालोगे तो वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, लिमिट मतलब एक्स टेंडिंग टू आपका कुछ भी है, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है वैसे तो, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ए पावर एक्स एन इज इक्वल टू ए पावर लिमिट एक्स एन और एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये आपका जो कोरोलरी यहाँ पे बताया हुआ है ना, कोरोलरी 1 एग्जाम्पल 3 5.8, वो यही है कि अगर आप ए कोई यहाँ पर रियल नंबर लेते हो, ठीक है, उस रियल नंबर की पावर की लिमिट निकालते हो तो लिमिट डायरेक्ट हम पावर में निकाल सकते हैं, बस यही अब आपका जो कोरोलरी है वो कहता है। तो यहाँ पर एक्सएन की जो लिमिट थी, एक्सएन की वो किसके इक्वल थी, एक्सएन की लिमिट कहाँ जा रही थी, अल्फा पे जा रही थी, तो हम यहाँ से ए पावर अल्फा हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। सो इट फॉलोज दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए पावर अल्फा, और अल्फा अब क्या था यहाँ पर,
अल्फा आपका क्या था, अल्फा था आपका इरेशनल नंबर, अल्फा इरेशनल नंबर था। सो अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, एक्स जब आपका इरेशनल नंबर होगा, एक्स जब आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि यहां पर आपने एक्स को अल्फा ही तो लिया था जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 5 से 6 से 7 से हम कह सकते हैं, 5 क्या है भाई, 5 जो इक्वेशन है वो क्या है, 5 इक्वेशन कह रही है कि इंटीजर के लिए आपका ये फंक्शन होगा ए पावर एक्स के, मतलब ए पावर एक्स टाइप का होगा। 6 क्या कह रही है, 6 कह रहा है कि रेशनल के लिए होगा। और 7 जो है, 7 इक्वेशन वो कह रही है कि इरेशनल के लिए भी आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होगा। ये आपका इंटीजर के लिए बोला था इसने, इसने आपका बोल दिया था रेशनल के लिए, और इसने आपका बोल दिया है इरेशनल्स के लिए। ठीक है, इरेशनल्स के लिए, सो दैट आप रेशनल के लिए बता दिया आपने, रेशनल के लिए बता दिया आपने, बता दिया इंटीजर्स के लिए, तो वो सभी रियल नंबर्स के लिए भी ट्रू हो जाने वाला है, वो सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू हो जाने वाला है। इट फॉलोज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम और इसके आगे की जितनी भी थ्योरम्स हैं वो बहुत ही आसान आसान सी थ्योरम्स हैं, तो उनको हम फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जितना समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.1.4, it says that let D is a subset of R and F and G functions on D to R। F और G क्या है, फंक्शंस है D से R। Let C belonging to D, आपके डोमेन से एक पॉइंट उठा लिया, तो F और G अगर आपका C पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो भाई उन दोनों फंक्शंस का जब हम सम करेंगे, प्लस करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो भी वो जो ऐड है वो भी उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। हम किसी रियल नंबर से आपके एफ को, एफ फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें या जी को मल्टीप्लाई कर दें, वो दोनों ही आपके कॉन्टिन्यूअस हो जाने वाले हैं। किस पर, सी पर कॉन्टिन्यूअस हो जाने वाले हैं। अगर आप दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सी पर वैल्यू निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है एफ ऑफ सी इंटू एफ जी ऑफ सी। किसका मतलब, एफ जी का मतलब, एफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ सी इंटू एफ ऑफ जी ऑफ सी। ये एफ ओ जी नहीं है, ये एफ ऑफ जी ऑफ सी नहीं है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि अगर जी ऑफ एक्स जीरो नहीं है, जी ऑफ एक्स अगर जीरो नहीं है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी के लिए, तो एफ ओवर जी, इन दोनों फंक्शंस का जो डिवाइड है, एफ डिवाइड जी है, वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा सी पर। डिवाइड को कैसे करेंगे, डिवाइड को भी ऐसे कर लेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे पहले सी पर, फिर डिवाइड कर देंगे जी की वैल्यू निकाल करके सी वाले वैल्यू से। ठीक है, इसका मतलब हो गया एफ ओवर जी। अब देखो इसको एक एक करके हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट सी बी एन आइसोलेटेड पॉइंट, भाई डी एक सबसेट है आर का, तो इसके अंदर आइसोलेटेड पॉइंट भी हो सकता है ना, आइसोलेटेड पॉइंट भी हो सकता है और लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट और लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं वो आपको पहले से पता ही होंगे। अगर आइसोलेटेड पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, डी आपका एक फाइनाइट सबसेट है आर का, तो इसके सारे पॉइंट क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे, नहीं, हाँ, सारे पॉइंट क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे। क्योंकि कभी भी आप फाइनाइट सबसेट लोगे, फाइनाइट डोमेन अगर आप लेते हो तो उसमें लिमिटेड पॉइंट होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे, फाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो उनमें कोई भी पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। तो f प्लस जी जो है वो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा अपने आप,
जो कि हमने थ्योरम 8.1.1 में ऑलरेडी प्रूफ करवा दिया है। आप जाकर के देख सकते हैं, इसी वीडियो सीरीज के इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं केस 2। भाई डी के अंदर का पॉइंट अगर आपका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो कौन सा पॉइंट होगा? वो लिमिट पॉइंट होगा। दो ही तो पॉइंट होते हैं, या तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर लिमिट पॉइंट होगा। तो इस बार हमने डी को इंटरसेक्शन कर दिया डिराइव्ड सेट ऑफ डी के साथ में, मतलब डी के सारे पॉइंट अपने डिराइव्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन हो गए, और फिर आपका एक पॉइंट सी उठाया जा रहा है। तो वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट एक लिमिट पॉइंट होगा, और उस लिमिट पॉइंट को जाने वाली कोई भी एक सीक्वेंस हम डिफाइन कर सकते हैं ना। उस लिमिट पॉइंट को जाने वाली एक सीक्वेंस डिफाइन हम कर सकते हैं। तो हमने डिफाइन किया यहां से, लेट xn बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन डी। डी आपके सबसेट के अंदर एक सीक्वेंस है जो कि डिफाइन हो रही है कैसे? लिमिट xn इज इक्वल टू सी, कि वो सीक्वेंस आपकी सी पर जाकर के कन्वर्ज कर जा रही है। एक ऐसी सीक्वेंस डिफाइन की जा सकती है जो उस लिमिट पॉइंट को जाकर के क्या करे? कन्वर्ज कर जाए। सिंस एफ भी आपका कॉन्टिन्यूअस है किस पर? सी पर। आपका एफ भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब भाई कॉन्टिन्यूअस है तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन तो थी नहीं। एक सेकंड, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी ना ये? हाँ, ये जो आपकी कॉन्टिन्यूटी का जो क्राइटेरिया था, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ये आपका इफ एंड ओनली इफ का क्राइटेरिया ही तो था, जिसके अंदर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन थी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एन की जो लिमिट है वो भी एफ ऑफ सी के ही इक्वल होनी चाहिए। एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए अगर आपका एफ जो फंक्शन है एफ वो सी पर कॉन्टिन्यूअस है तो, ठीक है। इसी तरह से जी जो फंक्शन है वो सी पर कॉन्टिन्यूअस है तो जी ऑफ एक्स एन की जो लिमिट है वो जी ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। जी ऑफ एक्स एन की जो लिमिट है वो जी ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए। ये आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया में जाकर के देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। ओके, यहां तक क्लियर है? अभी देखो, अभी हम करने वाले इन दोनों फंक्शंस का सम। जब इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करना मतलब उनको एफ प्लस जी में हम इनपुट दे रहे हैं एक्स एन का। इनपुट किसका दे रहे हैं? एक्स एन का। तो यहां से इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहां से जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो पता ही है ना आपको, कि एफ ऑफ एफ प्लस जी एक्स एन इज इक्वल टू, एक बार तो इनपुट एफ को जाएगा, दूसरी बार इनपुट जाएगा आपका जी को, ठीक है। अलग अलग करके लिख देंगे। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो मिली है आपको वो एफ ऑफ सी के इक्वल मिली है, इसकी वैल्यू मिली है आपको जी ऑफ सी के इक्वल। एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी को आप फिर से एफ प्लस जी ऑफ सी करके लिख सकते हैं। ये 11th की प्रॉपर्टी है, 11th क्लास में आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट व्हाट एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। सी पर भी आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब देखो, अब उसके बाद में क्या है भाई, के से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके फंक्शन को तो वो भी आपका सी पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाने वाला है। तो इसको हम कैसे प्रूव करते हैं? बुक में तो बोल दिया कि प्रूफ लेफ्ट टू द रीडर। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इफ के इज ए रियल नंबर देन के इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ठीक है। हमें के एक रियल नंबर दिया हुआ है तो के इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूअस। के को जब एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो
फंक्शन है ये फंक्शन सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और हमें क्या दे रखा है कि एफ कॉन्टिन्यूअस है किस पर, सी पर। तो एक रियल नंबर के मल्टीप्लीकेशन करने के बाद भी ये फंक्शन जो है उस पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो बुक में देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है, प्रूफ लेफ्ट टू द रीडर। ठीक है भाई, हम करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है आपको, गिवन, वो लिख लेते हैं। गिवन f is continuous at c, पहली बात तो ये दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है, k belonging to r, ये आपके दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, वी नीड टू शो दैट के एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमें क्या शो करना है, शो क्या करना है हमें, हमें शो करना है के एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, देखो अब f अगर आपका c पर कॉन्टिन्यूअस है, मैं इसको डायरेक्टली मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, ऐसा कुछ लिखने के लिए नहीं बता रहा, तो आप सिर्फ समझने पे ध्यान देना। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आप खुद से इसका प्रूफ भी बना सकते हो पूरा एकदम। देखो, इसको करेंगे किस तरह से, एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन है उसका यूज करते हुए इसको प्रूफ करेंगे। तो f अगर c पर कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ x और f ऑफ c का जो गैप है, इस गैप को हम एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं ना, एप्सिलॉन से कम कर सकते हैं इफ x और c का जो गैप है वो आपका डेल्टा से कम हो सके। ठीक है, मतलब एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, एक सेकंड रुको, फॉर ईच, ओके ओके ओके, एक मिनट रुको बस, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स का गैप जब जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी का जो गैप है वो किसी एक एप्सिलॉन से छोटा किया जाए, वेन एवर ऐसा हो, सॉरी, मतलब एक्स और सी का गैप अगर डेल्टा से छोटा हो तो आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के गैप को भी एप्सिलॉन से छोटा बता सको, तो ऐसा डेल्टा आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन है। तो इसको एक बार फिर से बता देता हूं, देखो, बाय डेफिनेशन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी इफ फॉर each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that for all x belonging to D, if x minus c is less than delta, then f of x minus f of c is less than epsilon। ठीक है, अब यहां से हमें x f को k से मल्टीप्लाई कर देना है, f को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, k से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जहां जहां पर f है वहां वहां पर हमको k से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे k से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो k f ऑफ x माइनस k f ऑफ c का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा कर दिया हमने। अब इन दोनों में से हम यहां से k को कॉमन ले सकते हैं, k को यहां से कॉमन लिया जा सकता है। इस मोड वाली वैल्यू को अलग से लिख लेते हैं पहले, के एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के का मोड और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, इस तरह से कॉमन लिया जा सकता है। ओके, अब
आपको क्या करना है, अब आपको एक ऐसा डेल्टा चाहिए, सॉरी एक ऐसा एप्सिलॉन चाहिए जो कि डेल्टा पे डिपेंडेंट हो, ताकि हम इस गैप इन दोनों के गैप को उस एप्सिलॉन से छोटा कर सकें। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी जो था वो तो किससे छोटा था, एप्सिलॉन से छोटा था, तो यहां पे क्या आ गया, मोड के मोड के इंटू एप्सिलॉन, मोड के इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को अगर हम इस, देखो फिर से देखो, इसको ध्यान से देखना पूरे को, देखो सीन्स हमें क्या दिया हुआ है, सीन्स f इज कॉन्टिन्यूअस एट c, f इज कॉन्टिन्यूअस एट c, f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है c पर। ठीक है, फॉर एवरी c डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर मोड के, एप्सिलॉन ओवर मोड के इज ग्रेटर देन जीरो। अब यहां पर हम एक एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं, सी डैश नहीं एप्सिलॉन डैश ले लेते हैं, जो कि आप के एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ सी के जो बीच का गैप है ना, इस गैप को आप चाहें जितना छोटा कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने एप्सिलॉन की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी, एप्सिलॉन ओवर मोड के, जो हम मोड के हमने यहां पे लगा दिया। ठीक है, इस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो such that for all x belonging to d, if x और c के बीच का गैप आपके डेल्टा से छोटा है, देन f ऑफ x और f ऑफ c के बीच का गैप किससे छोटा हो जाएगा, आपके एप्सिलॉन डैश से छोटा हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, जो कि है एप्सिलॉन ओवर मोड ऑफ k के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, यहां से इंप्लाई हो गया कि अगर f आपका c पर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट c, देन इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट kf इज कॉन्टिन्यूअस एट c if k is a real number। गॉट इट, यहां से हमने ये इंप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं आगे, आगे है थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अब दोनों फंक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर C आपका एक आइसोलेटेड पॉइंट है D का, D आपके D सेट का, D सबसेट का आइसोलेटेड पॉइंट है, तो एफ जी कॉन्टिन्यूस होगा ही, ये तो हमने थ्योरम 8.1.1 में ही कर लिया था। लेकिन अगर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में उस डोमेन का कोई एक मेंबर जरूर है, कोई एक एलिमेंट, कोई एक नंबर जरूर है। ठीक है, तो मतलब ये डिराइव्ड सेट और ये सेट, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स में से आपने सी उठा लिया। अब उस सी को उठाने के बाद में एक्सन एक सीक्वेंस है जो उस सी पर जाकर के कन्वर्ज कर जाती है। क्यों भाई, सी पर जाकर के कन्वर्ज क्यों कर पाएगी, क्योंकि सी जो आपने यहां से लिया है ना, ये सी आपका एक लिमिट पॉइंट है, और हर एक लिमिट पॉइंट के लिए एक सीक्वेंस तो ऐसी मिलेगी ही जो उस लिमिट पॉइंट पर जाकर के कन्वर्ज कर जाए। ठीक है, तो वो सीक्वेंस मान लेते हैं हम एक्सन है, हमारी वो सीक्वेंस क्या है, एक्सन है। ओके, सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट c, f आपका c पर कॉन्टिन्यूअस है,
तो एफ ऑफ एक्स एन जो है वो भी एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ एक्स एन की जो लिमिट है, एफ ऑफ एक्स एन जो आपकी सीक्वेंस बनी वो भी जाकर के एफ ऑफ सी पर कन्वर्ट कर जाएगी बाय द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। जी भी इसी तरह आपका सी पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसी तरह आपका जी ऑफ एक्स एन भी जाकर के जी ऑफ सी पर कन्वर्ट कर जाने वाला है। एफ ऑफ एफ इंटू जी एक्स एन जब आप निकालना जाओगे यहाँ पे तो ये कैसे निकलेगा, ये आएगा एफ ऑफ एक्स एन इंटू एफ जी ऑफ एक्स एन, अलग अलग करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया। एफ ऑफ एक्स एन इंटू जी ऑफ एक्स एन की अलग अलग हमने जब लिमिट निकाली तो इसकी जो लिमिट है उसकी लिमिट क्या आई थी आपकी, एफ ऑफ सी आई थी, और जी ऑफ एक्स एन की लिमिट क्या आई थी आपकी, जी ऑफ सी आई थी। तो अब इनको वापस से हम एफ ऑफ जी इंटू एफ ऑफ सी करके एफ इंटू जी ऑफ सी करके इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट एफ जी इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। ओके, थर्ड हो गया। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ में है जी ऑफ एक्स जो है आपका वो, जी ऑफ एक्स जो है वो नॉन जीरो अगर है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी के लिए, मतलब कोई भी डी का ऐसा पॉइंट ना हो जिसके ऊपर आपका जी जीरो हो जाए, जी को जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ओवर जी जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किस पर, सी पर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखते हैं। फर्स्ट वी प्रूव दैट द फंक्शन 1 over g is continuous at c if g of x is not zero, not equal to zero for all x belonging to d। अगर c आपका आइसोलेटेड पॉइंट है और g of c जीरो नहीं है तो ये फंक्शन जो है वो c पर डिफाइन तो हो ही जाएगा, साथ में ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट के लिए, बिकॉज हम कर चुके पहले 8.1.1 में। अब अगर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट है, तो एक ऐसी सीक्वेंस तो जरूर मिलेगी ना उस डोमेन के अंदर, उस डोमेन के अंदर लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन डी, सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन डी सच दैट कि आप उस सीक्वेंस की जब लिमिट निकाले तो वो सी पर जाकर के कन्वर्ज करे, ऐसी सीक्वेंस आपको जरूर से मिल जाएगी। ठीक है, सिंस g इज कॉन्टिन्यूअस एट c, तो g अगर आपका c पर कॉन्टिन्यूअस है तो g ऑफ एक्स एन की लिमिट जब निकालोगे तो g ऑफ c के इक्वल आएगी। द सीक्वेंस g ऑफ एक्स एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स कन्वर्जिंग टू g ऑफ c। भाई g ऑफ एक्स एन जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर की ही सीक्वेंस हो सकती है ना, जो कि जाकर के नॉन जीरो जी ऑफ सी पर जाकर के कन्वर्ट करेगी। ठीक है, देयरफॉर द सीक्वेंस 1 over g एक्स एन जो है वो कन्वर्ट कर जाएगी 1 over g c के ऊपर। भाई 1 over g जो है वो हमने डिफाइन कर लिया क्योंकि हम g ऑफ c को जीरो नहीं ले सकते, इस वजह से 1 over g यहाँ पे डिफाइन किया गया। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट द फंक्शन 1 over g इज कॉन्टिन्यूअस एट c। 1 over g को क्या कर दिया हमने, g पर, c पर कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। ठीक है, द प्रूफ ऑफ द थ्योरम इज कंप्लीटेड बाय कंसीडरिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f एंड 1 over g। अब f और 1 over g का जो प्रोडक्ट करेंगे हम f इंटू 1 over g, तो क्या बनाइए f over g ही तो बना। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखते हैं नोट 1। नोट 1 क्या कहता है, नोट 1 कहता है, देखो ये जो प्रूफ होगा ना ये इन दोनों के प्रोडक्ट से ही हो जाएगा, बिकॉज हमने प्रोडक्ट वाले का प्रूफ पहले ही कर लिया, प्रोडक्ट वाले को पहले ही प्रूफ कर लिया ना। अब हमने 1 over g को अलग से निकाल करके फिर प्रोडक्ट वाले का प्रूफ इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये नोट समझने की कोशिश करना, नोट में क्या कहता है। नोट में कह रहे हैं कि इफ f1 f2 से लेकर के fn be n functions on d, भाई
F1 से लेकर के Fn तक n फंक्शंस, n नंबर ऑफ फंक्शंस हैं किसमें, D में, D डोमेन में, एंड ईच ऑफ देम बी कॉन्टिन्यूअस एट C। सारे फंक्शंस आपके अगर कॉन्टिन्यूअस हैं किसमें, D में, तो भाई उन सबको अगर आप ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद में जब चेक करोगे C के ऊपर तो वो सभी कॉन्टिन्यूअस आएंगे C के ऊपर। ये आपका नोट कह रहा है। ओके, और सही भी है, बिकॉज हमने F1 F2 के लिए ले लिया, तो F3 को जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, F4 को जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी फंक्शन आएंगे उन सबको ऐड करने के बाद में, और जब C पर हम देखते हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस आता है। ओके, नोट टू इज सेइंग दैट फोर होल्ड्स इफ, जो आपका फोर्थ जो है ना, फोर्थ क्या था, फोर्थ एफ ओवर जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सी के ऊपर। एफ ओवर जी किसके ऊपर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सी के ऊपर। तो ये आपका होल्ड करेगा, कब होल्ड करेगा, ये आपका होल्ड करेगा जब जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं हो इन सम नेबरहुड एन सी डेल्टा, मतलब सी के डेल्टा नेबरहुड में, जो कि नेबरहुड खुद किसमें कंटेन हो, आपके डोमेन में कंटेन हो। तो अगर ये किसी डेल्टा नेबरहुड में जीरो नहीं है तो ये होल्ड कर जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए नेबरहुड इज गारंटीड इफ g of c is not equal to 0 by the neighborhood property of continuity to be discussed later। ठीक है, बाद में देखते हैं इसका क्या है। therefore four holds under the single condition, ये सिंगल कंडीशन के ऊपर भी होल्ड कर जा रहा है। भाई अगर इस सिंगल कंडीशन पे g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0 पर भी ये होल्ड कर जाएगा, तो हम कह सकेंगे कि ये पूरे के पूरे x पर ही कंटेन कर फुलफिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे g ऑफ c की बात करें ना, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें कि g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो भी ये कंटिन्यूस हो जाएगा, एफ ऑफ सी कंटिन्यूस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स लेने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल सी पर अगर नॉन जीरो है तो भी एफ ओवर जी जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा सी पर। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश कर रहा है ये जो नोट है। ओके, अब अगला जो थ्योरम है वो इमीडिएट कोसिक्वेंस है ऑफ थ्योरम 8.1.4। भाई आप एक पॉइंट पर अगर आपने कॉन्टिन्यूटी दिखा दी, कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया, तो आप दूसरे पॉइंट पर भी दिखा सकते हो, तीसरे पॉइंट पर भी दिखा सकते हो, सारे पॉइंट्स पर आप दिखा सकते हो कॉन्टिन्यूटी। पूरे पॉइंट्स पर दिखा दोगे तो आप सभी पूरे पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी दिखा दोगे, पूरे के पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूटी दिखा दोगे, तो वही इसका कोसिक्वेंस हो जाएगा इस थ्योरम का, ऊपर वाला जस्ट। ठीक है, अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम क्या कह रही है, let D is a subset of R and a function f D to R be continuous at C belonging to D, then mode of f is continuous at C। भाई इसका ना उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर f ऑफ मोड ऑफ f अगर कंटिन्यूस है तो f भी कंटिन्यूस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट f अगर कंटिन्यूस है तो उसका मोड भी कंटिन्यूस होगा। इस प्रूफ को भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो, मोड ऑफ f सच दैट d टू r इज डिफाइंड बाय, भाई इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे, मोड ऑफ f को इनपुट दिया x, तो f ऑफ x का मोड ले लेना इसका डेफिनेशन है। ठीक है, x बिलोंगिंग टू d, x क्या है, आपके इनपुट है। तो अगर आप f ऑफ मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ f ऑफ x, मोड ऑफ f ऑफ x माइनस मोड ऑफ f ऑफ c के बीच का गैप निकालते हैं, इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं, तो वो जो गैप है ना, वो गैप कैसे आएगा, यहां से f ऑफ x का मोड, यहां पे f ऑफ c का मोड। f ऑफ x का जो मोड है वो, मतलब ये देखो इनइक्वालिटी, जब आप कभी भी a माइनस बी करते हो तो वो हमेशा ही एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर आप मोड ऑफ a माइनस मोड ऑफ b करते हो
तो वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू रहने वाला है किसके, मोड ऑफ ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, ये तो पहले से पता होगी आपको। तो लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। भाई सी पर कॉन्टिन्यूअस है तो एक डेल्टा मिलेगा, जो कि क्या गारंटी करेगा कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा अगर है हर एक एक्स के लिए जो कि सी के डेल्टा नेबरहुड से आ रहा है, और साथ में इंटरसेक्शन में है किसके, डी के, डोमेन के हमारे। ठीक है, तो भाई ये जो है ना ये भी होल्ड कर जाएगा। क्यों होल्ड कर जाएगा, बिकॉज इसी को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो इसको लेस देन एप्सिलॉन हम बता देंगे। इसको आगे जब हम बढ़ाएंगे तो लेस देन एप्सिलॉन हम बता देंगे। तो ये जो मोड वाले का जो गैप है इसका गैप भी एप्सिलॉन से छोटा हो जाने वाला है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेबरहुड ऑफ सी, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन डी के साथ में क्यों ले रहे हैं, इंटरसेक्शन डी के साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो डी के अंदर होना चाहिए। यहां पर हम पॉइंट को डी से बाहर नहीं ले सकते हैं, यहां पर आपका पॉइंट किस में होना चाहिए, डी में होना चाहिए, और सी पॉइंट के आसपास होना चाहिए। पहली बात तो सी के आसपास होना चाहिए आपका जो एक्स है, और डी में भी होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को एक साथ दिखाने के लिए हमने क्या किया, सी के डेल्टा नेबरहुड को ले लिया और इंटरसेक्शन में डी लगा दिया। तो दिस शोज दैट मोड ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। एन इमीडिएट कोसीक्वेंस ऑफ दिस थ्योरम इज द फॉलोइंग थ्योरम। भाई ऊपर में एक आपको सी पॉइंट दिया था, ठीक है, सी पॉइंट दिया था, किस में बिलोंग कर रहा था सी पॉइंट, सी पॉइंट आपका डी के अंदर बिलोंग कर रहा था। अब ये जो सी पॉइंट डी में बिलोंग कर रहा था, अब ये सी पॉइंट आर्बिट्रेरी लिया था हमने, तो कोई भी पॉइंट अगर हम उठाएंगे तो हमारा ये प्रूफ सही हो जाने वाला है। मतलब ये पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर ही कॉन्टिन्यूअस हो जाने वाला है, पूरे डोमेन पर ही ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो इसका जो नोट है ना वो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है ये बताना चाह रहा है। तो इसका नोट देखो क्या कह रहा है, इसका नोट क्या कह रहा है कि देखो एफ का मोड अगर कॉन्टिन्यूअस है डी पर तो एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जो रेशनल पे 1 है, इरेशनल पे -1 है, तो जब आप इसका मोड लोगे तो वो हमेशा ही आपको 1 मिलने वाला है जो कि कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो मोड तो कॉन्टिन्यूअस हो गया लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, तो उल्टा हमेशा इसका ट्रू नहीं होता है। ठीक है, आगे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, वो डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूं क्या कहना चाह रही है। देखो इस डेफिनेशन को अगली वीडियो में करते हैं, वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। कितने मिनट की हो गई, एक घंटा 7 मिनट की हो गई, तो अभी यहाँ के यहीं पे इसको एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 259 से, और ये जो डेफिनेशन है यहां से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और ये कैसा समझ में आया आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू, बाय।